हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली 2 क्लासों में वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत नेशनल इनकम का बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे लगा। उसके क्वेश्चंस आपने किए होंगे। अगर क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है, मैंने आपसे बताया भी था और मैं आज फिर बता रहा हूँ कि आप उसके क्वेश्चंस मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या आप जिस भी बुक से लगा रहे हैं या जिस भी आप जहाँ से भी सॉल्व कर रहे हैं वहाँ से आप मुझे बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो मैं उस प्रॉब्लम को टेकअप करने के लिए तैयार हूँ। इधर काफ़ी गैप हो गया बीच में हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड में, थोड़ा मैं बिजी था। खैर, आज इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे। आपके पास नेशनल इनकम के 3 मेथड थे। यू हैव 3 methods of national income, that is first value added method and second is income method and third is expenditure method। कोशिश ये रहेगी कि आज इनकम मेथड कंप्लीट करा लिया जाए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए और आप इनकम मेथड के क्वेश्चन लगा रहे हैं। मोस्टली आजकल सब स्कूलों में समर वेकेशंस होंगे, आप फ्री होंगे, तो कोशिश करिएगा कि जल्दी से लगा लिया जाए ताकि मैं दूसरा वीडियो भी बना पाऊँ। और रिक्वेस्ट वही है कि आप शेयर करते रहिए और प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। पूरा वीडियो देखिए, दीपोलॉजी का जो पेज है उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड है या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो सब आपको मिलता रहे ताकि आपको कुछ तो फ़ायदा हो जाए, ताकि आप घर पे बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। समर वेकेशंस में इधर उधर स्कूल में छुट्टियाँ हैं, आप सब लोग घर पर हैं, तो ये आराम रहेगा। चलिए खैर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आज वेट खराब नहीं करता हूँ। आज बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में। आज बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में, जो नेशनल इनकम का दूसरा मेथड है। सोच रहा हूँ पेन बदल देता हूँ, नहीं ब्लैक कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे, जो नेशनल इनकम का सेकेंड मेथड है। पहला मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हम लोगों ने देखा था जैसे हम लोग देखा था वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालना, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालना। हाँ सर, देखा था, याद था सर। वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब था कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा जीवीए एमपी निकलता है वैल्यू एडेड से। हाँ सर, आपने बताया था। और आपने एक बात और भी बताई थी कि जीडीपी एमपी भी निकलता है। जीवीए एमपी और जीडीपी एमपी दोनों इक्वल होता है। हाँ सर, ये बात तो हम लोगों को पता है। इन केस अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है या कोई बच्चा जिसके सामने पहली बार ये वीडियो आई है, तो प्लीज़ आप पुराने 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड कर रखे हैं पहले से, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। अगर उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो उससे थोड़ा सा आपका पुराना जो वैल्यू एडेड मेथड है वो क्लियर हो जाएगा और नेशनल इनकम सॉल्व करने में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए। अब बात समझते हैं इनकम मेथड। मैंने आपसे कहा कि जीडीपी एमपी का मतलब हुआ भारत देश में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जितना कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है, किसी भी तरीके का गुड प्रोड्यूस हुआ है, वेदर बाय अ नेशनल और वेदर बाय अ रेसिडेंट और वेदर बाय अ नॉन रेसिडेंट। If there is anything which is produced in that economic territory of a country, economic territory of India, that will be considered in the calculation of the GDP at the market price, gross domestic product at market price। हाँ सर, ये बातें तो हम लोगों को पता है, ये सब बातें आप मत बताइए, इतना तो हम लोग तेज हो गए हैं कि ये सब बातें हम लोग समझ पाए। तो आगे आप बताइए क्या बताने वाले हैं। सुनिए बेटा, जीडीपी एमपी के बारे में आज समझने वाले हैं कि जीडीपी एमपी में क्या क्या आता है। पहली बात, जीडीपी एमपी की बात, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने क्लास 11th में एक बात सुनी होगी, एक चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। भैया किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में बनाने में कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। हाँ सर, कुछ लोगों की जरूरत तो पड़ती है। किस लोगों की जरूरत पड़ती है? सर लैंड की जरूरत पड़ती है, सर लेबर की जरूरत पड़ती है। लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सर एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बेटा एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ओनर। ओनर वो ओनर जिसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो ये सब काम करने के लिए तैयार होता है। ये चार लोग मिलकर किसी भी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, इसके बदले में वो पैसा लेते हैं, उसके बदले में उनको पैसा पेमेंट किया जाता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है जीडीपी। सर और भी कोई होता है? हाँ, दो लोग और होते हैं। जो प्रोडक्शन आपके पास बनता है उसमें कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट की भी होती है। हाँ सर, कुछ पैसा गवर्नमेंट भी लेता होगा टैक्स के लिए। हाँ सर, लेता है। क्या लेता है? गवर्नमेंट भी कुछ अपना हिस्सा टैक्स के तौर पर लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके बारे में हम लोग चर्चा पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। और सर और भी कोई होता है? हाँ सर, और भी कोई होता है। अगर कोई सामान बनकर तैयार हुआ है बच्चा, अगर कोई सामान बनकर तैयार हुआ है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू में नुकसान होगा, उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू साल दर साल सिलसिलेवार तरीके से कम होती है। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए। सर और भी कोई हो सकता है? और भी कोई हो सकता है? अरे बेटा और एक छोटी सी बात होती है, मिक्स्ड इनकम होता है। ये सब बात अभी धीरे धीरे कर समझेंगे कि ये सब मिक्स्ड इनकम क्या होता है। मैं आपसे बताऊं तो जीडीपी एमपी के ये 7 हिस्से लगे, 7 हिस्से। कौन कौन से 7 हिस्से? सर लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, एंटरप्रेन्योर लगेगा, गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और मिक्स्ड इनकम होता है जिसमें सब लोग मिलाकर कुछ भी काम करते हैं, उसको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। मोस्टली आपके क्वेश्चन में 99.9% ऑफ द केसेस में आपको मिक्स्ड इनकम अलग से कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम की वैल्यू एज इट इज दी हुई होगी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छी आपने बताई, हम समझ गए। तो बेटा क्या इन सबको ऐड करके जीडीपी एमपी निकाला जा सकता है? हाँ सर, निकाला जा सकता है। अगर मैं इन सारी चीजों को, अगर मैं इन 7 की 7 चीजों को ऐड कर देता हूं तो जीडीपी एमपी आ जाए, जीडीपी एमपी आ जाए। सर तो जीडीपी एमपी से कैसे करेंगे, जरा हम लोग को बताइएगा। बेटा देखिए, मेरी बात सुनिए, सब लोग बहुत गौर से सुनिए। पहली बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पहला वाला जो है वो लेबर है। लेबर को आपको पैसा देना पड़ेगा, जिसको हम सैलरी या वेजेस के नाम से जानते हैं, सैलरी एंड वेजेस। हाँ सर। और कौन है सर? सर लैंड है। लैंड क्या लेगा? सर बेटा रेंट लेगा। और एक बात और क्वेश्चन में दी होगी, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है सर? अभी बताया जाता है रॉयल्टी क्या। और क्या होगा सर? और सर क्या होगा? कैपिटल वाला जिसने पैसा लगा रखा है वो इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। सर और कौन है? सर और है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेटा क्या लेगा? एंटरप्रेन्योर लेगा प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। ये चारों लोग आपके फैक्टर और प्रोडक्शन बनाए। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सैलरी एंड वेजेस प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ सर, प्लस मिक्स्ड इनकम। हाँ सर, प्लस मिक्स्ड इनकम। सर आपने 3-4 चीजें और लिखी थी, मैंने क्या लिखा था बेटा? गवर्नमेंट लेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स और चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। अरे सर वाह, इतना लंबा फॉर्मूला बता दिया आपने, ये तो हम लोग को नहीं आता है। इतना बड़ा फॉर्मूला क्या याद करना पड़ेगा? नहीं बेटा, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। कुछ भी 12th में आकर आपको कुछ भी याद करना पड़े तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। अब आपको याद करने वाली बात चली गई। क्लास 6 7th में याद करते थे, 12th में याद नहीं किया जाता है, 12th में समझा जाता है। अभी आपको आगे CUT का पेपर देना है, अभी आपको आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर आप सब याद करेंगे, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। 12th में नंबर अच्छे लाने, इस वजह से पहले बात समझेंगे। ये जो डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ,
ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, इसके फॉर्मूले आते हैं, आपको क्लास में याद कराया गया होगा कि बेटा फॉर्मूले याद कर लो। नहीं, फॉर्मूले याद कभी नहीं किए जाएंगे। अगर याद करिएगा, आज याद करिएगा, कल भूल जाइएगा। तो इससे अच्छा है पहले बात को समझ लिया जाए। कुछ नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, मैं जीडीपी एमपी लिखता हूँ और जीडीपी एमपी में से एनआईटी को इधर ले आता हूँ, एनआईटी को इक्वल के इधर साइड ले आता हूँ। तो अगर इधर प्लस में है तो क्या इधर माइनस होगा? हाँ सर माइनस होगा। ये बात तो हम समझ गए सर, माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और अगर मैं डेप्रिसिएशन को भी इधर ले आऊं, अगर मैं डेप्रिसिएशन को भी इधर ले आऊं तो क्या डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा? हाँ सर। इक्वेशन के अगर मैं क्लास थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि अगर आप इक्वल के इधर से उधर इक्वेशन को उठा कर रखते हैं तो उसको प्लस के माइनस करते हैं, और अगर माइनस में होता है तो प्लस में रखते हैं। मैंने उठा के उधर से इधर रखा तो माई प्लस में था, अब माइनस में हो गया। सर सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो मैं एक नाम देता हूं सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम देता हूं? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एडिशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एडिशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार चीजें जो क्लास 11 में हमने पढ़ी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड वाला अपना पैसा लेता है, लेबर वाला अपना खर्चा लेगा, इंटर कैपिटल वाला प्रॉफिट इंटरेस्ट लेगा, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट कमाएगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। मैं आपसे कहता हूं कि अगर एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाए तो क्या वो एफसी बन जाएगा? हाँ सर, ये बात तो पिछली सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखी थी कि हम लोगों ने एमपी से एफसी कैसे बनाएंगे और एफसी से एमपी कैसे बनाएंगे, ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप सेकंड क्लास पीछे ऊपर आपकी प्लेलिस्ट में सेकंड क्लास पढ़ी होगी, उस सेकंड क्लास को वापस से देख लीजिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। तो अगर मैं एमपी से एनआईटी माइनस कर दूं तो क्या एफसी हो जाएगा, और जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या एनडीपी हो जाएगा? हाँ, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ सर, अरे वाह, क्या इतना छोटा फॉर्मूला? हाँ बेटा, इतना ही छोटा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ तो है ही नहीं, ज्यादा कुछ तो है ही नहीं, ज्यादा कुछ तो मैं बताता ही नहीं हूँ, टफ चीजें तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने आपके पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में सर क्या क्या आ सकता है? लैंड आ सकता है, लेबर आ सकता है, कैपिटल आ सकता है, एंटरप्रेन्योर आ सकता है, और एक नई बात मिक्स्ड इनकम आ सकती है। ये पांच चीजें मिलाकर, ये चार पांच चीजें मिलाकर आपका सम ऑफ फैक्ट, सम मतलब एडिशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये पांच चीजें। और एनडीपीएफसी, अब आपका इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलेगा। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहता है बेटा कि आप नेशनल इनकम बना दीजिए, तो आप एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी बनाएंगे। वो इजी पड़ेगा क्योंकि एक चेंज करना पड़ेगा। जीडीपी से एनएनपी बनाने में कई बदलाव करने पड़ते हैं, बट एनडीपी से एनएनपी बनाने में खाली एनएफआईए का बदलाव करना पड़ेगा, और कोई भी बदलाव करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ सही बात, आपने एकदम सही बोला कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग बातें समझते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे अलग अलग ट्रीट करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये बातें अलग अलग करें। सर चलिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या क्या बात करते हैं। पहले बात करते हैं लैंड के बारे में। अभी मैं लेबर के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेबर के बारे में अभी बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले टफ बातें बता देता हूँ। टफ बातें, सर क्या टफ है? बेटा लैंड में रेंट एंड रॉयल्टी ऐसे ही दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट का मतलब किराया, रॉयल्टी का मतलब क्या होगा? सपोज करते हैं मैंने एक बुक लिखी, और बुक लिखकर उसको कहा कि भैया इसको बाजार में बेचा जाए, तो मैं अकेला प्रिंट करा कर बेचने तो जाऊंगा नहीं। मैंने एक पब्लिशर ढूंढा, मैंने कहा पब्लिशर भैया छोटा सा आपसे काम था। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा ये बुक लाया हूँ, ये बुक मेरी रॉ कॉपी है, प्लीज़ आप इसको प्रिंट कराकर, इसको पब्लिश कराकर मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिए। तो कहें ठीक है बेच देंगे। जो कमाई होगी वो पैसा क्या पब्लिशर का सारा हो जाएगा? सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेहनत मेरी है, सारा का सारा पैसा पब्लिशर का कैसा होगा? मैंने कहा सुनो, जितनी बुक बेची जाएगी सब बुक पर 50 रुपीज आप मुझे दे देना।
उन्होंने कहा अच्छा, कि मतलब अगर मैं 10 बुक बेचूंगा तो 500 रुपए आपके? हमने कहा हाँ, बाकी आप बेचिए, खाइए, जो मर्जी आए आपको करिए, जैसे चाहिए वैसे बेचिए, जो मार्केटिंग करना चाहिए वो मार्केटिंग करिए, मैं आपको ये राइट देता हूँ। हाँ, मेरी मेहनत का काम है, मैंने बुक अपनी मेहनत से लिखी है, तो उसके बदले में मैं कुछ पैसा लूंगा, उस पैसे को रॉयल्टी कहा जाता है। रेंट और रॉयल्टी में ये फर्क होता है। रॉयल्टी का मतलब हुआ जहां पर आप अपनी मेहनत की चीज, अपनी बनाई हुई चीज आप किसी दूसरे को यूज करने के लिए दे रहे हैं और उसके बदले में उससे कुछ पैसा ले रहे हैं, उसको रॉयल्टी कहा जाए। हाँ सर, ये बात भी क्लियर। कैपिटल में आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया होगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। फिर आता है आपके पास एंटरप्रेन्योर में प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आ सकता है सर? कॉर्पोरेट का प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स आ सकता है सर, रिटेन्ड अर्निंग आ सकती है सर, अनडिवाइडेड प्रॉफिट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है। ये सारी की सारी बातें प्रॉफिट में आ सकती हैं। देखो प्रॉफिट में क्या क्या आएगा। प्रॉफिट में सर कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है डायरेक्ट तो ये सब अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो इन सब को ऐड कर कर आपको क्या बनाना होगा? आपको प्रॉफिट बनाना होगा। रिटेन्ड अर्निंग आती है, और एक चीज आती है, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब चीजें को ऐड कर डिविडेंड आता है। सर डिविडेंड क्या होता है? बेटा आपने किसी कंपनी में इक्विटी शेयर ले रखा है, आपने किसी कंपनी में शेयर ले रखा है, और अगर आप शेयर्स पे कुछ पैसा पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पाते हैं, तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को बांटती हैं, वो फिक्स नहीं होता है। इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड अगर कमाई हुई है तो आपको पैसा दिया जाएगा, आप मतलब शेयर होल्डर, और अगर कमाई इनकम नहीं हुई है कंपनी की तो वो आपसे माफी मांग लेगी कि भैया शेयर होल्डर देवता माफ कर दीजिए, अगली बार आपको पैसा दिया जाएगा। सर तो क्या प्रॉफिट निकालने के लिए इन तीनों चीजों को ऐड करना पड़ेगा? हाँ बेटा, तीनों चीजों को ऐड करना पड़ेगा। इफ देयर इज अ कंडीशन, इफ प्रॉफिट अगर डायरेक्ट दिया होगा तो इन सब चीजों को अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा और ये तीन चीजें अलग अलग लिखी होंगी तो यू हैव टू ऐड देम ऑल इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट। बात समझे? क्वेश्चन में आपको दो बातें दी होंगी, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप इनकी तरफ देखना ही नहीं, आप एक आंख बंद करके इग्नोर कर दीजिए कि भैया कॉर्पोरेट टैक्स कुछ है ही नहीं, रिटेन अर्निंग कुछ है ही नहीं, डिविडेंड कुछ है ही नहीं, मैंने देखना ही नहीं, मैंने प्रॉफिट डायरेक्ट ले लिया। अगर अम्ब्रेला का ऊपर वाला हिस्सा आपने ऐड कर दिया तो उसके अंदर की तीलियों को, उसके अंदर की जो वो स्टिक्स हैं उनको ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर अम्ब्रेला का ऊपर वाला हिस्सा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो यू हैव टू ऐड कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्लियर? हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे एक बात ये कहूं कि अगर मैं आपसे एक बात और कहूं कि लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को अगर ऐड कर दिया जाए, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को ऐड कर दिया जाए, अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो हमको एक नई बात मिलेगी जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: लैंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सर कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है? नहीं बेटा, आराम से समझो, बात को समझो बहुत ध्यान से। प्रॉफिट में तीन हिस्से। अगर प्रॉफिट निकालने के लिए आप प्रॉफिट पे आ गए, फिर प्रॉफिट में आपने इंटरेस्ट को ऐड किया, आपने रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड किया, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए वो क्वेश्चन कहेगा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं कहता है, आपको ये कहता है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। और अगर डायरेक्टली उसने ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आपको लैंड लेबर और एंटरप्रेन्योर, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट ऐड कर देंगे।
सर ये तो कंफ्यूजिंग होता चला जा रहा है। आराम से समझिए, पॉज करके फिर से पीछे जाइए। प्रॉफिट को निकालने के लिए इन तीनों चीजों को ऐड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन तीनों चीजों को अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत नहीं। हाँ सर, सेम वे में, इन द सेम वे में ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया हुआ है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालना है तो यू हैव टू ऐड ऑल थ्री, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन ऑर्डर टू गेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ये बात है। अभी क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन जब लगाओगे तो ये जो कंफ्यूजन छोटा सा थोड़ा सा 10% का रह गया है ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस कहता है तो सिर्फ आपको लेबर प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करना है, फिर उसमें ही अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात नहीं करता है तो आपको इन चारों बातों को ऐड कर देना है, प्लस मिक्स्ड इनकम कर देना है, आपके पास एनडीपीएफसी निकल कर आ जाएगा। सर ये बात तो समझ में आ गई। नहीं आई, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर अभी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है। एक क्वेश्चन बता दो। अब एक बात सर तो छूटी गई, आपने लेबर वाला जो लिखा कि सैलरी और वेजेस, इसका मतलब तो आपने बताया नहीं। सैलरी एंड वेजेस, बहुत आराम से बात को समझिएगा, बहुत इजी सा, हलवा एकदम हलवा मुंह में रखा और भूल गया, इतना आसान सैलरी और वेजेस की बात। पहले बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो लोग इधर उधर देख रहे हैं वो प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पर करें और बात को समझें। सैलरी एंड वेजेस को मैं एक नया नाम देता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मतलब जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब वो जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय मतलब वो जिसको नौकरी मिलती है। एम्प्लॉयर इज अ बॉस, व्हेयर एम्प्लॉय इज अ लेबर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर उसके बदले में उसको सैलरी देता है। मैंने बस इतनी सी बात, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी आपसे बेहतर है, तो मैंने सैलरी और वेजेस की जगह पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिख दिया है। बोलिए, बात समझ में आई? आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़िए सर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉइज को जब पैसा पेमेंट किया जाता है तो दो तरीके से पेमेंट किया जाता है। दो तरीके से। सर दो तरीका कौन कौन सा हो सकता है? पेमेंट इन कैश और पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन कैश और पेमेंट इन काइंड। सर इसका मतलब क्या हुआ? और एक बात और होती है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये बात अभी बाद में करेंगे, मैं लिख देता हूं, ये बात अभी बाद में करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आप, इतना ज़्यादा तो हम लोग को पढ़ने की आदत नहीं है सर। आप तो कह रहे थे कि नेशनल इनकम इजी है। बेटा इजी है, बात तो समझो। देखो, पेमेंट इन कैश, कैश का मतलब क्या हुआ? जो पैसा कैश में दे दिया जाता हो। मैंने एक, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये रहे एम्प्लॉयर साहब, इनका नाम है मिस्टर, कोई अच्छा नाम बताइए, मिस्टर हीरो, बोलिए। और ये हैं बेचारे लेबर साहब, छोटा मुंह बना दिया मैंने इनका, ये लेबर साहब मिस्टर जीरो। ये हो गए एम्प्लॉय और ये हो गए एम्प्लॉयर। अब ये इनके यहां नौकरी करते हैं, इसके बदले में इनको पैसा दिया जाता है। पैसे में क्या क्या तय हुआ? इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मैं आपको बेसिक सैलरी दूंगा। कितनी दीजिएगा? इन्होंने कहा भैया मेरी बेसिक सैलरी 10,000 रुपीज है। सर मुझे घर से आना भी होता है दूर से। मिस्टर जीरो ने कहा कि ठीक है आना होता है तो ऐसा करेंगे कि आपका जो ट्रैवलिंग का पैसा है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस भी 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि सर दोपहर में सुबह जल्दी आता हूं, कुछ खाने का पैसा भी दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको एक अलाउंस और दे देते हैं। अलाउंस का मतलब होता है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, ठीक है, खाना खा लेना, लंच का पैसा दे रहा हूं। कितना रुपए दे रहे हो? सर 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज पर मंथ दे दो।
तो आपसे पूछा जाए कि बेटा टोटल सैलरी कितनी हुई, सर ऑब्वियस सी बात है 18,000 टोटल सैलरी हुई। अरे पैसा तो पा रहे हो ना भाई, खर्च हो रहा है उसी में तो खर्च है। अगर नहीं होता तो तुम्हारे पास तो सेविंग 2,000 रुपए की बचती, तुम्हारा सारा पैसा तो रास्ते में ही खर्च हो जाता है, जीरो का। हाँ सर, तो मतलब पेमेंट इन कैश इसको कहते हैं जो पैसा इंप्लॉयर इंप्लॉई को कैश के तौर पर दे दे, किसी भी तरीके से, कैसे भी दे दे कि हाँ भैया ये आपके ट्रैवलिंग का खर्चा, या आपके घर का खर्चा, या आपके किराए का खर्चा, या आपके जो है क्या बोलते हैं खाने का खर्चा, जिस तरीके का भी खर्चा वो दे दे, वो सारा का सारा पेमेंट इन कैश कहलाता है। हाँ सर, बात समझ गए। पेमेंट इन काइंड क्या होता है बेटा? पेमेंट इन काइंड में आता है, पेमेंट इन काइंड में आता है परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स और बेनिफिट्स। सर इतनी अच्छी अच्छी इंग्लिश कहां से लाते हैं आप, हम लोगों को भी सिखाइए। परक्यूजिट्स और बेनिफिट्स, परक्यूजिट्स और बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि भैया एम्प्लॉय आया मेरे पास, जीरो आए हीरो के पास, और जीरो ने हीरो से कहा कि सर मैं यहाँ पे सैलरी, मैं यहाँ पे रहने आया हूँ, मेरे पास घर नहीं। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, मेरा घर मैं अपना घर दिए दे रहा हूँ, आके ऊपर रहो, रेंट कहीं कोई रेंट नहीं देना, आके रहिए। उन्होंने कहा वाह। उन्होंने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, कहीं ठीक है मैं आपको एक कुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हीरो आदमी बहुत अच्छे। उन्होंने कहा मैं आपको एक कुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुक लीजिए। उन्होंने कहा सर मुझे गाड़ी, मतलब मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती, मेरी कार से चलना, मैं अपनी कार देने के लिए तैयार हूं, चलो ऑफिस मेरे कार से चल। सारा का सारी चीजें, सर मुझे गार्डन का बहुत शौक है, पेड़ पौधों का, ठीक है मैं एक गार्डनर भी दे रहा हूं, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा मेरा हिस्सा। भैया जो चीजें वो फ्री दे रहा है, जो चीजें हीरो जीरो को फ्री दे रहा है, क्या वो सारी की सारी बातें उसके लिए तो खर्चा पड़ रही हैं? वो आपको घर उसने रेंट पे दे रखा है, वो आपसे पैसा नहीं ले रहा, उसको तो पैसा देना पड़ रहा है, तो वो भी तो आपकी हिस्से का पार्ट है, वो भी तो उसके पेमेंट का पार्ट है, वो भी तो उसके खर्चे का पार्ट है। हाँ सर, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में दोनों बातें ऐड होंगी, चाहे पेमेंट कैश में किया जाए और चाहे पेमेंट काइंड में किया जाए, चाहे पेमेंट कैश में किया जाए और चाहे पेमेंट काइंड में किया जाए, दोनों बातें ऐड होंगी। अच्छा सर, मतलब ये बात भी समझ में आ गई। मतलब जितने परक्विजिट्स हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, या जितना अलाउंसेस है, जितना रिम्बर्समेंट है, जितना भी पैसा एम्प्लॉयर यानी कि हीरो एम्प्लॉई यानी कि जीरो को पेमेंट कर रहा है, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड अंडर द हेड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज विच विल बी द अल्टीमेटली लीड्स टू द कंपनसेशन टू लेबर। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब जीरो को इतना कुछ मिल रहा था, लेकिन जीरो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, जीरो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा अच्छा, और एक बात सर आपसे करनी थी, कहीं बताइए क्या बात करनी है। इन्होंने कहा जैसे सपोज करते हैं आप मुझे 20,000 की सैलरी देते हैं, 20,000 की सैलरी देते हैं। उन्होंने कहा हाँ देता हूं। कहा मुझे कुछ सेविंग भी करनी है ना, क्योंकि रिटायर हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा। चलिए मैं इधर बता देता हूं, दूसरी वाली देखिए, दूसरी स्लाइड पे आराम से देखिए, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। राइटिंग देख रहे हैं कितनी अच्छी बन रही है मेरी, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर बताइए, देखिए एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय आए, जीरो आए हीरो के पास। उन्होंने कहा कि भैया एम्प्लॉय आए एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉय आए एम्प्लॉयर के पास। उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ सेविंग करनी है, मुझे कुछ सेविंग करनी है, मेरे पास पैसा, जैसे रिटायर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, लड़के बच्चे घर से भगा देंगे, कैसे खर्चा चलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, कितनी सैलरी? उन्होंने कहा कि सर मेरी सैलरी मान थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि नहीं, थोड़ा अच्छा हीरो को अब अच्छा बना देते हैं, सैलरी मेरी 50,000 रुपीज। अच्छा, तो ऐसा करो कि अपनी सैलरी में से 5,000 रुपीज तुम मेरे पास रख दो, मैं अपने पास सेव कर लूंगा, और जब तुम रिटायर हो गए तो मैं तुमको दे दूंगा। अजीब पागल आदमी है। एम्प्लॉय ने कहा कि भैया ये बात तो हमको भी पता है, तुम क्या नई बात बता रहे हो, जाऊंगा बैंक में जमा कर दूंगा 5,000 रुपए, कौन सी बड़ी बात है, तुम क्या नई बात बता रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, यही तो तुम समझ नहीं पाए, तुम अभी इसीलिए तुमको जीरो तुम्हारा नाम रखा गया है और मेरा नाम हीरो रखा गया है।
जितना पैसा तुम मेरे पास जमा करोगे वो सारा का सारा, जितना पैसा तुम मेरे पास अपनी सैलरी से कटवा कर जमा करोगे उतना ही पैसा इस फंड में मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा और टोटल पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर आपको दे दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब जीरो कह रहा है? अरे इसका मतलब क्या, मैं अगर 5,000 दूंगा तो वो पैसा 10,000 हो जाएगा? हाँ बेटा, वो पैसा 10,000 हो जाएगा। अरे सर इतना आप मेहरबान मेरे ऊपर क्यों? अरे नहीं यार जीरो, तुम मेरे यहाँ एम्प्लॉय हो, तुम मेरे यहाँ इतना काम कर रहे हो, मैं तुमको सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी के साथ ये भी दे रहा हूँ कि ठीक है 5,000 रुपए ये भी ले लो। 5,000 रुपए तुम अगर अपनी सैलरी से कटवाओगे तो मैं 5,000 रुपया मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, तो टोटल पैसा आपका 10,000 रुपया एक जगह पर जमा कर दिया जाएगा, एक फंड में जमा कर दिया जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद, या मेरे यहाँ नौकरी छोड़कर जाएंगे तो वो पैसा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो उस फंड को क्या कहेंगे? आपने अपने घर में बहुत सुना होगा प्रोविडेंट फंड, आपने एक नाम सुना होगा ग्रेजुएटी फंड। ये सारे के सारे पैसे क्या होते हैं? जब पेंशन का पैसा इसी पे काम करता है कि आप इकट्ठा पैसा दे दीजिए। अपनी जब नौकरी कर रहे हैं तो कटा के अपनी सैलरी में से पैसा एम्प्लॉयर के पास जमा करते रहिए, जितना आप जमा करेंगे उतना एम्प्लॉयर जमा करेगा और फिर इकट्ठा होकर वो पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर आपको वापस, रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एम्प्लॉय की सैलरी, जीरो की सैलरी 50,000 रुपीज है, जिसमें से 5,000 रुपीज वो जमा कर देता है प्रोविडेंट फंड में, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 45,000। क्या ऐसा है? नहीं सर, वो पैसा तो उसी का है, कटा कहां पैसा? वो तो टोटल सैलरी तो उसकी 85,000 है, सैलरी तो 50,000 बन रही है, जमा कर दे रहा। मैं अपना पैसा, मैं सैलरी लेकर आऊं 10,000 ले जाकर 5,000 बैंक में जमा कर दूं तो मेरी सैलरी 5,000 होगी? ऐसा थोड़ी है ना भाई, बोलो हाँ कि ना। अरे सर उल्टा तो उसका फायदा हो रहा है, 5,000 रुपए तो एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा है, तो क्या सैलरी बढ़ जा रही है? हाँ बेटा, उसकी सैलरी 55,000 रुपीज हो जा रही है। अरे सर, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी पे कोई फर्क नहीं डालेगा। नो चेंज। जब नो चेंज है तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करते हैं बेटा, नहीं करते हैं, सैलरी में नहीं करते हैं। हाँ, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चेंज दे रहा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चेंज डाल रहा है। जब चेंज डाल रहा है तो आपकी सैलरी बढ़ जा रही है, सैलरी इंक्रीज कर जा रही है। जो सैलरी आपकी 50,000 थी, जो सैलरी आपने 50,000 पे बात की थी, वो सैलरी 50,000, 5,000 रुपये आपको 50,000 तो वो पूरा दे ही रहा है, उसके अलावा 5,000 रुपये और कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ एनडीपीएफसी, व्हाइल एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन will not be considered, will never be considered, will be ignored if it is written in the question while calculating the NDPFC। सर बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। यहां तक बात क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। तो क्या करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी बात करते हैं। एक आखिरी बात करते हैं कि आगे अब क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक इक्वेशन बना दी कि भैया एनडीपीएफसी का 4 बातें, एनडीपीएफसी की, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए जरा से इसको सही कर दूं। कुछ स्लाइड मेरी कम पड़ गई है शायद, कुछ स्लाइड में सही कर देता हूँ। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, चलिए मैंने आपको बताया एनडीपीएफसी,
पेन ही ब्लैक हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। मैंने आपको बताया NDPFC इज इक्वल टू, अब मैं देखिए फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। कंपनसेशन एम्प्लॉइज में पेमेंट वेदर इन कैश, पेमेंट वेदर इन काइंड और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर नॉट बाय द एम्प्लॉई। क्लियर है? हाँ सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। सर रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। सर और क्या था बेटा? और था प्रॉफिट। सर और क्या था? सर इंटरेस्ट। और क्या था बेटा? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? कोई आदमी, कोई इंसान, कोई पर्सन जो कई जगह से कमाई करता है, कई जगह से मिलाकर कमाई करता है, उसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। ये बात आपके पास समझ में आ गई। ये मैं आपको इनकम मेथड की समरी बनवा दे रहा, समरी। NDPFC। अब क्या क्या प्रॉफिट में हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या जोड़ा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम लोगों ने ऐड किया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम लोगों ने ऐड किया पेमेंट इन कैश प्लस पेमेंट इन काइंड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बताइए, सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में सॉरी, आप लिखिएगा कि हाँ मुझे समझ में आया और ये तो सर बहुत आसान था। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बाय द एम्प्लॉयर। सर ये बात समझ में आ गई। और हमने एक बात बताई प्रॉफिट को निकालने के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिवाइडेड इनकम, अनडिवाइडेड अर्निंग जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, प्लस डिविडेंड। और हम लोगों ने एक बात और की, एक बात और क्या? हाँ, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। NDPFC आ जाएगा। NPFC निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड डोमेस्टिक से NFIA को ऐड कर दीजिएगा, आप NPFC पर पहुंच जाए। अगर ये तीनों बातें प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिवाइडेड अर्निंग और रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट दिया होगा, खाली प्रॉफिट ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो इन तीनों चीजों को ऐड कर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में भी ऐसे करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट पोस्ट कर दीजिए। और अगर नहीं दिया हुआ है तो इन सब चीजों को ऐड कर आपको वापस से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल कर और फिर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना होगा। सेम वे में आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर क्वेश्चन ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो आपको रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात इनकम मेथड में हम लोगों को करनी थी। अब आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप जो है क्या बोलते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात जो हम लोग मिलेंगे वो नेक्स्ट बात हम लोग मिलेंगे अब एक्सपेंडिचर मेथड के साथ। अगर आपको इनकम मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जैसे भी जो आपके पास ऑप्शंस हो वो कर लीजिएगा। अच्छे से समझिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर समर वेकेशंस। प्लीज़ स्टडी पढ़ते रहिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।